टैली में फिर से अंतर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से लगभग तमाम जो सीटें हैं उनमें 20 राउंड तक की और कुछ कुछ सीटों पे तो 25-27 राउंड तक की भी काउंटिंग होनी है, तो यहां पर अभी ये टैली में बीजेपी की सीटें जरा कुछ कम हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से वो मेजॉरिटी मार्क के काफी ऊपर है। मैजिक फिगर 148 का 163 पर लीड बनाए हुए है, तो ये लीड टीएमसी की अभी थोड़ी बड़ी है, 125 पर आई है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी पीछे चल रही है। तो किसी भी ट्रेंड को आप देख लीजिए, यहां पर वोट परसेंटेज के लिहाज से देख लें या दिन के सुबह से जो ट्रेंड आ रहा है, वोटिंग शुरू होने से पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम, एक राउंड की काउंटिंग खत्म होती है, तो बीजेपी की लीड यहां पर बरकरार है। ममता सरकार के कई मंत्री पिछड़ रहे हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 230 सीटों में से डीएमके की सरकार जाना तय है, वहां पर सीधे सीधे वॉश आउट होती हुई दिख रही है। खुद स्टालिन जो हैं वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, उनके बेटे भी पीछे चल रहे हैं, उनकी पार्टी के कई बड़े मंत्री पीछे चल रहे हैं। 51 सीटों पर फिलहाल वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। कमाल वहां पे किया है टीवीके ने, विजय ने, तो वहां पर 102 सीटों की लीड यहां पर बनाई हुई है। तो एक तरह से एक चमत्कार है जिसे कई पोलस्टर्स जो है वो पढ़ भी नहीं पाए थे। इस तरह से वो किंग मेकर या किंग ही बन जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। एआईडीएमके अपना रूरल वोट बैंक जो है उसको इंटैक्ट रखे हुए है, अपने जो भी उसके रीजन है जहां पे उसकी मजबूत पकड़ थी वहां पर वो गेन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को भी यहां पर 3 सीटों का जो है वो लीड मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं असम की। तो असम में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीधे कहते हैं कि कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस के लिए, विरोधियों के लिए छोड़ ही देते हैं, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज्यादा है, जहां पे डेमोग्राफी उनकी फेवर में नहीं है, तो उसको अलहदा हटाते हुए परिसमन में जो कास्ट कॉम्बिनेशन बने हैं, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके बाद से जो उनको फायदा मिल रहा था वो सीट कन्वर्जन में भी नजर आ रहा है। शतक उन्होंने यहां पर लगा लिया है। केरल से राहुल गांधी एक बार फिर से देवेंद्र शतक से चूक गए। हाँ निश्चित तौर पर। अच्छा, केरल ऐसा इलेक्शन था नहीं कि केरल में अगर कांग्रेस पार्टी हारती तो निश्चित तौर पे वो बहुत गंभीर संकट होता। फिर कि ऐसे इलेक्शन में जब आमतौर पे केरल में एक बार में सरकार बदल जाती है, 2-2 बार का एंटी इनकम्बेंसी हो, और तब भी अगर आप ना जीते हैं। दूसरी चीज़ की जो इनफाइटिंग या सीएम वाली चीज़ होती है ना, वो ऊपरी बहुत सतही होती है, वो इलेक्शन पे असर डाल दे ऐसा नहीं होता। वो आपस में आप चाहे जो राइवलरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक इलेक्शन है उसका बहुत असर होना नहीं था। उस लिहाज से उनके लिए एक शानदार सफलता। जो बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से वो ये कि अगर असम में आप चैलेंज भी ना पेश कर पाएँ, हराना तो दूर की बात, एक चैलेंज भी ना पेश कर पाएँ, वो ज़्यादा बड़ा झटका था। और आप देखें तो थ्रू आउट द इलेक्शन बीजेपी और एनडीए के लोग यही दावा करते रहे और यही उनका संघर्ष रहा कि हमें सेंचुरी हम पार कर पाएंगे या नहीं। मतलब जीत को लेके, मेजॉरिटी मार्क को लेके इसमें कहीं कोई डाउट ही कभी नजर नहीं आया। वो बार बार इस बात को कहते थे कि बस देखना ये है कि 100 का आंकड़ा हम पार करते हैं या नहीं करते, और उस काम को होने देना वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका। एक बार फिर से हम पश्चिम बंगाल की इसलिए बात कर लेते हैं कि बीजेपी तो ये हमेशा से जानती थी कि वो असम जीत रही है, और सारी मशीनरी, सारी रणनीति अमित शाह के इतने दिनों तक पश्चिम बंगाल में रुकने के पीछे, स्ट्रेटेजाइज करने के पीछे कारण ही ये था कि पश्चिम बंगाल ये राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और अब यहाँ पर 163 सीटों पर बीजेपी की लीड बनना ये बताता है कि ये एक ऐसा राज्य है जो अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी कमल का फूल खिलाने में कामयाब होने जा रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद, 2 रीजन की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मुर्शिदाबाद एक तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया कि जब वहां पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। In favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট in ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, কি বলবেন? মানে যেই আসন এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো, এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার। দাদা দক্ষিণ না না না, ইটস টু আর্লি টু সে। দাদা দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত? কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি,
সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস এ আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ওঠে গিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে আমি মেকআপ করে দেবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। All Hindus are united in favor of Narendra Modi. মোদিজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4500 लीड हुआ सेकंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बोल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजोरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए छोड़। दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है, अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा, चलो। चलिए कहते हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि मैं आ चुका हूं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 164 सीटों पर अब बीजेपी की जो लीड थी, वो कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे में फिर से आऊंगा, 12 बजे फिर से मुलाकात होगी, और यहां पर उनकी लीड सामने एक बार फिर से आ गई है। 2200 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बंगाल में 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, सब जगह भगवा ही भगवा है। हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी, सीधे कह रहे हैं हिंदू इज यूनाइटेड फॉर मोदी। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी फिर से यहां पर आगे हो गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जिस तरह की लीड बीजेपी ने बनाई है, अभी बधाई स्वीकार कर लेंगे या अभी थोड़ा इंतजार और करना है? उनका टीवी लेफ्ट साइड में लगता है। नहीं, मेरा विचार है जो ये रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, यह एक संकेत दे रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठ रही है। परंतु हमें विश्वास है कि जिस क्षण ये रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे तो यह तरंग सुनामी का रूप लेते हुए दिखाई पड़ेगी। और मैं कह सकता हूं, यह एक संकेत है कि ईमानदारी से यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों से जो लक्ष्य तय किया था, उस दिशा में सब कुछ है। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे। 2016 में 3 सीटें और 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट। तो वो जो एक ट्रैजेक्टरी दिख रही थी, वो स्वाभाविक सामने दिखाई पड़ रही है। और मैं ये भी एक आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, अमित शाह जी ने 2014 में, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने थे, तब वो महामंत्री थे और उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद वो उसके प्रभारी के रूप में वो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा में हमारे सामने बोला था कि उत्तर प्रदेश के बाद अब अगला लक्ष्य जो है पश्चिम बंगाल है। तो उस समय तो पश्चिम बंगाल की कल्पना करना व्यर्थ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीतने के बाद मुझे स्वयं राजनाथ सिंह जी ने बताया था, उस समय वो अध्यक्ष भी थे, गृहमंत्री भी थे, जस्ट कुछ दिन हुए थे चुनाव जीते। उन्होंने कहा भाई मोदी जी तो गजब है, यहाँ बैठ के ये कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि हम चुनाव जीत गए, बहुत अच्छा। लक्ष्य हो रहा था 2019 और इसके आगे के चुनावों में किन राज्यों में हम उठ सकते हैं, तो उड़ीसा और बंगाल वो लिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुविचारित दृष्टि से केंद्रीय नेतृत्व ने काम किया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या क्या कष्ट नहीं सहा है, प्रताड़ना नहीं सही है, सब कुछ सहा। और उसके बाद आज अगर आप देखें तो चाहे हमारे वहां शुभेंदु अधिकारी जी हों या शमिक भट्टाचार्य जी हों, अथवा जो भी हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, सुनील बंसल जी हैं या अमित मालवीय जी जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबने मिलकर पूरे एक टीम स्पिरिट के थ्रू काम किया है, निरंतर काम किया है, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया है। फिर भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब ये हमें दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लगता है सुधांशु जी, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? ये जो ट्रेंड है 168 तक पहुंच चुका है हमारी टैली में,
जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये कहां जाकर रुक रहा है? 170, 180 या इसके भी पार? देखिए, हमारा तो अनुमान ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रभावी और प्रचंड रूप से दिखाई पड़ेगा। तो कोई फिगर, कोई नंबर नहीं दे रहे हैं देवेंद्र। अभी शुभेंदु जी को हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे हिंदू ईवीएम, बीजेपी, मुस्लिम ईवीएम, टीएमसी, क्या ये इलेक्शन अभी तक जो इंडिकेशन है, क्या ये इलेक्शन उसी चीज का नतीजा है? देखिए देवेंद्र जी, 2021 के चुनाव में ये किसने बोला था कि हमारी तो गिनती 31 से शुरू होती है? तृणमूल के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने। तो अब क्या दर्शकों को समझ में नहीं आता 30 से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है? अच्छा, इस चुनाव में ये किसने बोला, हृदय मोरे काबा जो नए नए मदीना? हमने तो नहीं बोला ना। ये बताइए, ममता बनर्जी जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल की सरकार नहीं तो एक कम्युनिटी ऐसी है जो कुछ मिनट में ही सब तबाह कर देगी। तो ये जिस ढंग का नैरेटिव इन्होंने बनाने का प्रयास किया, अब बताइए बाबरी मस्जिद बन रही है, बंगाल से कोई लेना देना नहीं है बाबर का। मतलब उज्बेकिस्तान में पैदा होकर अफगानिस्तान में मर गया, दिल्ली तक आया और बन रही है, और सीधे सीधे कहा जा रहा है चूंकि यहां मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए बन रहा है। तो इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम बनाने का प्रयास। फिर सुनिए, रामनवमी और रमजान एक साथ पड़ जाएगा तो ममता जी कहेंगी कि मुसलमान रमजान में कोई गलत काम नहीं करता है और रामनवमी के समय हिंदू ध्यान रखे, जबकि 16 अगस्त 1946 रमजान का 17वां रोजा था। वो खैर उनको बंगाल का इतिहास नहीं पता तो ये अलग बात है। इसलिए हम, और फरहाद हाकिम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाएगा, पाकिस्तानी पत्रकार को कहेगा दिस इज मिनी पाकिस्तान। वो तो हो क्या रहा था, इसके लिए आप दोष भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के विषय को उठाया और ये लोग पूरी तरीके से, मतलब मैं एक और बात कहूंगा, तमिलनाडु में भी जो दिखाई पड़ रहा है, तमिलनाडु का चुनाव हुआ, वहां पे क्या कॉन्फ्रेंस हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोई बयान नहीं था। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। तो मैं अगर अंदर लाइटर नोट कहूं कि प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उद्घोष होता था, गो ब्राह्मण पालक धर्म ध्वजा संरक्षक। अब मेरे लगता है कि जब ये इंडी गठबंधन वाले नेता आए तो ये उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक, जलवा अफरोज हो रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो मैंने रेटोरिक बोल दिया, तो मैं फैक्ट बोलता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो अभी लेटेस्ट अंतिम बजट दिया, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ रुपए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 180 करोड़ रुपए, और मौलवी और मदरसों के लिए 5713 करोड़। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ और मौलवी, मुअज्जिन और मदरसे के लिए, मुअज्जिन वो जो अजान लगाता है, 5713 करोड़। यानी तृणमूल कांग्रेस ने ही अपने विचार को मां, माटी, मानुष से हटाकर मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा पे जाके लेके खड़े हुए। तो जो कुछ किया है उन्होंने किया है, और जो कुछ परिणाम है ये उनके कर्मों के। चलिए, तो पोलराइजेशन उन्होंने किया और उन्हीं को वो अपना बोया खुद भुगत रही हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि वो अगर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी कर जाएगी तो फिर सत्ता के करीब ही नहीं, वो बम्पर मेजॉरिटी से भी पश्चिम बंगाल में कमल खिला सकती है। एक बात और बताना चाहता हूं, एक मैं और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो मोदी जी के नेतृत्व में बाकी सब सुविधा की राजनीति करते हैं। हर राज्य में 15% से लेकर 30% मुसलमान हैं। पहले वो इंटैक्ट कर लो अपीसमेंट करके, फिर कोई एक बड़ी जाति जो 8, 10, 12% हो उस राज्य में, उसको पकड़ लो। तो यानी हिंदुओं को जात में लड़ाओ, मुसलमानों को सर पर चढ़ाओ, उसके बाद सत्ता पे कब्जा बनाओ, उसके बाद परिवार वाले पैसा कमाओ और फिर जाके विदेश में घूम के आओ, 2-4 बार भारत विरोधी बयान दे के आओ। तो ये जो सुविधा की राजनीति थी वो मॉडल यहाँ के ऊपर। सुधांशु जी, ये नतीजे जो हैं अखिलेश की भी चिंता बढ़ा रहे होंगे 2027 के लिए। जो आप बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी भी टेंशन यहाँ पर हाई हो गई है। लेकिन इस बीच एक और डेटा, मैंने तो, हाँ बोलिए। देखिए, अखिलेश जी का भी टेम्पलेट यही है। यह हरियाणा से लेके और दक्षिण तक, कर्नाटक तक है, वही उत्तर प्रदेश, पंजाब में। मैंने कहा ना, पहले कट्टरवादी तत्वों के द्वारा उनको मुस्लिम वोट बैंक का थोक विक्रेता मानकर उनसे एक डील करो, फिर एक कोई जाति जो उस राज्य में भारी संख्या में हो उसके साथ मिलकर जातिवाद का विषय लो। और बड़ा आसान है, हिंदुओं को जाति में तोड़कर 1-2 जाति वहां की और 100%, मतलब जिसे CDMA कहते हैं, जैसे हम GSM मोबाइल कहते हैं ना, तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। तो पहले जमाने में CDMA आता था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वो नहीं, यहाँ CDMA क्या है, कास्ट डिवाइड एंड मुस्लिम अपीजमेंट। यानी हिंदुओं में कास्ट डिवाइड
और उसके बाद मुस्लिम अपीसमेंट। तो जो टेम्पलेट बुआ जी का था वही जो है अखिलेश जी का भी है। और सुधांशु जी, क्योंकि आपका हिस्ट्री में भी आपकी बहुत रुचि रहती है, भारतीय कला संस्कृति सभ्यता इसमें रुचि रहती है, तो उस हिसाब से बंगाल को समझें तो शायद कई सौ सालों के बाद कोई अगर यही इंडिकेशन बरकरार रहता है तो कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि खुलेआम हिंदुत्व की बात कर रही है। कितना खास है ये? देखिए, आपने बहुत गंभीर बात कही। अब यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपना एक एडिटोरियल छापा जिसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और उसमें उसने ये लिखा कि 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। ये बहुत गंभीर बात थी। उसने कहा कि पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता, इससे पहले जिन दलों के हाथ में सत्ता रही उनके विचार ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत से प्रेरित थे अथवा वो उसके संवाहक थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई, क्योंकि अटल जी के टाइम में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई प्रभाव नहीं है। तो दिल्ली तो 2014 में मुक्त हुआ था। अब इतिहास में अगर देखें तो पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता कब्जा किया था, दिल्ली बाद में कब्जा हुई थी। अब इतिहास जब रिवर्स में गया है तो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से मुक्ति दिल्ली की पहले हुई, अब जाके मैं कह सकता हूं कि कोलकाता की मुक्ति हुई है। और मैं एक और बात थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को अटपटी भी लगे। हिंदू धर्म में शक्ति का महत्व बहुत अधिक है, और शाक्त जो हमारा सेक्ट है उसका पूर्वी भारत में बहुत महत्व है। तो आप देखिए, पूर्वी भारत में 3 बड़े शक्तिपीठ माने जाते हैं। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी, आसाम में मां कामाख्या और कोलकाता में मां काली जी। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी का 2 बार हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, असम में मां कामाख्या का 3री बार आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, और मां काली का, कलकत्ते वाली काली जी का आशीर्वाद पिछली बार आधा रह गया था, इस बार पूर्ण हो गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद की शक्तिपूर्ण प्रखरता के साथ उदय होने से अब कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपको मां काली की भी शक्ति मिल गई है और यहाँ पर नंबर्स में भी नजर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट ने इस बार वाम ने राम का नाम भी जपा था देवेंद्र, और राम का नाम जपना भी काम नहीं आया है। यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि पूरे देश से ही लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो रहा है गिनती की नजर में। केरल में भी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी स्थिति जो है उनके लिए शून्य ही है। सुधांशु जी, देखिए, ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में इनका रूल समाप्त होने के बाद इनके 3 गढ़ रह गए थे। एक केरल था, और एक नॉर्थ कोरिया, और एक क्यूबा। चाइना तो नाम का कम्युनिस्ट है। अब इसके बाद भी मैं कह सकता हूं अभी भी लेफ्ट के कई गढ़ बचे हैं। वो क्या है? एक जेएनयू, एक मीडिया का एक लेफ्टिस्ट फैक्शन, और खान मार्केट गैंग जो लुटियन जोन। तो अभी सिमटते सिमटते भी, मगर अब लेफ्ट एक दूसरे रूप में सामने आ रहा है। आज लेफ्ट जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब जो उसका लक्ष्य है ना कि भारत में कैसे लड़ाई लगवानी है, भाषा पे, प्रांत पे, क्षेत्र पे, जाति पे, अब वो अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा जो ये नक्सल्स वाले लोग हैं, चूंकि अब नक्सलवाद भी गृह मंत्री जी ने समाप्त कर दिया, तो अब ये रूप बदल कर, जैसे रावण रूप बदल कर आया था, अब ये दूसरे प्रकार के रूप बदल के आने की बात करते हैं, और ये विविधता के नाम पर भारत में विभाजकता की बात करते हैं। और यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, केरल में इसको भी कोई लाइटर नोट पे समझे या सीरियस नोट पे समझे। देखिए, केरल में एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ आता था, मगर पिछली बार एलडीएफ की जगह यूडीएफ आना था, पर यूडीएफ नहीं आ पाया क्योंकि राहुल गांधी जी वहां के सांसद थे। अब इस बार राहुल गांधी सांसद नहीं है, प्रियंका गांधी सांसद है, यूडीएफ आ गया। कुछ समस्या है राहुल गांधी जी के साथ कि जहां जहां चरण पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा धार। जहां जहां वो पहुंच जाते हैं वहां निपट जाती है पार्टी। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मतलब 50 साल में पहली बार मौका था 2021 में, जब एलडीएफ की जगह यूडीएफ नहीं आया, जो नेचुरल था आना। और आज भी जो यूडीएफ आया है, आप नोट करके रखिए, इसमें मुस्लिम लीग की कितनी सीटें। मैं जानना चाहूंगा कि ब्रेकअप क्या है, कांग्रेस कितने पे आगे, मुस्लिम कितने लीग पे कितने पे आगे। और इनके नेता प्रतिपक्ष वी सतीशन ने कहा था कि हम जमात इस्लामी का भी समर्थन लेंगे। अभी देखिएगा कि केरल में भी क्या स्वरूप निखर के सामने आता है इन लोगों का, यह भी देखने की बात। अभी तक तमिलनाडु का जो इंडिकेशन नज़र आ रहा है, जो संकेत दिख रहा है, उस फैक्टर को कैसे देख रहे हैं कि अचानक से एक फिल्म स्टार आते हैं और इस तरह से सफलता हासिल करते दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि डीएमके के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के कारण जो परिस्थितियां बनी थी, मानी हुई बात है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का बहुत महत्व है।
तो जयललिता जी के जाने के बाद अब AIADMK के पास उस स्तर में कोई पर्सनालिटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अभी वहां बहुत शैशव काल में है, तो उसका लाभ हो सकता है विजय जी को मिला हो, और जिस कारण से यह साफ दिखाता है कि DMK की जो पॉलिसीज थी उसका ये टोटल रिजेक्शन दिखाई पड़ रहा है। DMK ने जिस ढंग की पॉलिटिक्स अडॉप्ट की कि उत्तर दक्षिण की लड़ाई लगवानी है, तमिल हिंदी की लड़ाई लगवानी है, तो कभी कहना बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है, कभी जुडिशरी के खिलाफ स्टैंड लेना है, दीपोत्थून में अगर उनको लगता है कि न्यायालय का निर्णय उनके अगेंस्ट गया तो इम्पीचमेंट पे चले जाना है, हिंदू धर्म वायरस है, हिंदू धर्म HIV है और फलाना ढिमाका, इस ढंग की जो बातें की गई, मुझे लगता है सारे स्वांग रचने के बाद भी तमिलनाडु की जनता ने उन्हें हटाने का मन बनाया और पर्सनालिटी के आधार पे उसके लाभार्थी होते हुए विजय दिखाई पड़ा। जैसा कि सुधांशु जी आपने कहा कि DMK के ऊपर सनातन का अपमान करने का आरोप, असम में भी आप लोग कांग्रेस के ऊपर ये बात कहते हैं, बंगाल में भी ममता बनर्जी के ऊपर यही सनातन का के सेंटिमेंट के भावनाओं का ध्यान ना रखने का आरोप लगाते हैं। क्या कोई एक पैटर्न नज़र आ रहा है? क्या अभी तक के जो मैंडेट जो नज़र आ रहा है इसमें कोई पैटर्न है इस लिहाज से कि जो सनातन का ख्याल नहीं करेगा जनता उसे सबक सिखाएगी? देखिए जी, पैटर्न चुनाव नहीं, पैटर्न बहुत गहरा है। आपने प्रश्न पूछा तो मैं पैटर्न बताता हूँ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद बहुत सी एंटी इंडिया फोर्सेस थोड़ा कॉशियस हुई कि ये नेशनलिस्ट फोर्सेस इतनी स्ट्रांग भारत में नहीं होनी चाहिए। आप याद करिए जब अटल जी की भी सरकार आई थी तो उन्हें डर था और हमने परमाणु विस्फोट कर दिया था। मोदी जी के आने के बाद भारत का एरा ऑफ सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया, हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को किया, तो इनको लगा कोई बात नहीं, तुक्का लग गया होगा, बाई चांस आ गए, अगली बार नहीं आएंगे। और 2018 में आप याद करिए हम 4 चुनाव हारे थे, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो इन्हें लग रहा था 2019 में तो हम आ ही जाएंगे, मतलब बीजेपी हार जाएगी। जब 2019 में हम 303 सीटें पाके आ गए, तब ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू फोर्सेज इंटरनेशनल लेवल पे सक्रिय हुई, और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। उसके बाद आप याद करिए तुरंत ये शाहीन बाग शुरू हो गया, वो तो कोविड आया। कोविड के बाद मार्च 2021 में यूरोप में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें कॉन्फ्रेंस होती है और मिस्टर क्रिस्टोफर शेरनेट को लगभग $4 लाख दिए जाते हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए कि जो हिंदुत्व का राइज हो रहा है भारत में इसको कैसे टैकल करना है, और उसमें निष्कर्ष आता जात का मुद्दा उठाना है और जात के मुद्दे को उठाकर हिंदू धर्म में लड़ाई करवानी। मार्च 2021, सितंबर 2021 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, और आप देखिए मार्च 2021 के बाद ही कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाना शुरू किया। मैं चैलेंज करके कहता हूं 2020 से पहले कभी दिखाइए कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया हो राहुल गांधी ने। अब आइए 2022 में तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म शुरू होता है और वो कंटिन्यूअस कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल उसकी भाषा तीखी होती चली जाती है। और उसके बाद आप देखिए 2024 आते आते वो डेंगू, मलेरिया, वायरस, फिर 2022 में कहीं रामचरितमानस फाड़ना, कहीं कुछ करने की बात करना, कहीं मनगढ़ंत आधार के ऊपर हिंदू समाज में लड़ाई लगवाने का प्रयास करना, तो फिर कभी भाषा के ऊपर लड़ाई। तो ये एक टेम्पलेट थी जिसमें विदेशी शक्तियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं, जो नहीं चाहती। अब इसमें सिर्फ इतनी टेम्पलेट नहीं है एंटी हिंदू। ये बताइए कर्नाटक में जो हमारी एप्पल की फैक्ट्री थी उसी में बवाल हो गया क्योंकि वो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। इतना वर्कर अनरेस्ट हो गया, तोड़फोड़ हो गई, करोड़ों का सामान लूट लिया गया। अब बताइए ये जो नोएडा में हुआ जिसमें पता चला 50 सोशल मीडिया अकाउंट 24 घंटे पहले बने थे और सब में लड़ाई लगवाने का प्रयास किया गया। तो ये एक भारी षड्यंत्र है और विपक्ष के नेता जाने में है या अनजाने में, तो वो जाने उनमें से कौन लोग जान के उस षड्यंत्र का हिस्सा हैं और कौन लोग अनजाने में षड्यंत्र का हिस्सा हैं। परंतु हमें ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी मैं कहता हूं भारत के विरुद्ध एक गहरा षड्यंत्र है, क्योंकि जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। अब साम दाम और दंड से तो भारत नहीं झुका है, अब भेद पैदा करने का प्रयास है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है ये चुनावों के संकेत ये बता रहे हैं कि भारत की विवेकपूर्ण जनता अब इस भेद को भी समझती हुई दिखाई